100 बार जन्म लेंगे। आपस में हम लोग मजाक तो होता ही था, क्योंकि मैं उनको बहुत छेड़ा करती थी। वैसे भी बहुत शांत आदमी थे। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं ये तख्तों ये ताज। ना पान खाते थे, ना सुपारी, ना शराब, ना कोई ऐसी गलत आदत नहीं थी उनको। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, छलकाए जान बड़ी मस्तानी है। मैं लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। ये रेशमी जुल्फें ये शर्ब, मैं कहीं कभी न बन जाऊं, चाहूंगा मैं तुझे जब तुम भुला न दोगे। बहारों फूल बरसाओ अपनी आँखों में बसा कर, जाने वालों जरा मुड़ के। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि मैं रफ़ी साहब के बारे में कुछ और जानकारियाँ आपको दूंगा, आप तक पहुँचाऊँगा। तो आज हम आपको कुछ और बातें बता रहे हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपने सुना हो। मैं निर्मलेंदु सुहाना सफ़र से हम आपको बहुत साल पहले की बात बता रहे हैं। जी हाँ, वो गाना तुमसे अच्छा कौन है। उन्हें अब तक एक नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, क्या हुआ तेरा वादा के लिए, और 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, जिनमें से 14वीं का चांद का गीत बेहद मशहूर हुआ। 19 भाषाओं में गीत गाए उन्होंने, जिनमें अंग्रेजी, स्पेनिश और डच भी शामिल हैं। हम अगर 1973 की बात करें, वह साल उनके लिए बहुत मशहूर रहा है। इसलिए मशहूर रहा है, वो चर्चा में इसलिए भी रहे क्योंकि किशोर कुमार ने आराधना के बाद धूम मचा के रखी थी, और तभी उसी साल आराधना के बाद 1973 में उनके कई हिट गाने आए और वो फिर से, आप लोग कह सकते स्थापित हो गए। लोग कहते हैं स्थापित हो गए, मैं कहता हूं कि स्थापित नहीं हुए, स्थापित थे, फिर से चर्चा में आ गए। वो गाने हैं चुरा लिया है तुमने, तुम जो मिल गए हो, तेरी बिंदिया रे आदि। हम आपको बताएंगे कि रफ़ी साहब का मतलब क्या है। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसे इंसान थे जो कभी 1 रुपए के लिए भी गा लेते थे। सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर ने कभी उनके बारे में कहा था कि सरल मन के इंसान रफ़ी साहब बहुत सुरीले थे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज़्यादा गाने गाए। गाना कैसा भी हो, वो ऐसे गा लेते कि गाना ना समझने वाले भी वाह वाह कर उठते। ऐसे गायक बार बार जन्म नहीं लेते। मशहूर गीतकार ने भी कुछ उनके बारे में ऐसा कहा था। उनका नाम था नौशाद। गूंजती है तेरी आवाज़ अमीरों के महल में, झोपड़ों के गरीबों में भी है तेरे साज। यूं तो अपने मौसीकी पर साहब को फक्र होता है, मगर ऐ मेरे साथी मौसीकी को भी आज तुझ पर नाज है। तो इस तरह की बातें आपने कई बार सुनी होगी। लोग कहते रहते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे किस्से, ये सारी घटनाएं लोगों को पता है, लेकिन मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। आपने सुना खुदा की इस आवाज़ को, यानी रफ़ी साहब की इस आवाज़ को। आज भी लोग न केवल सुन रहे हैं इस आवाज़ को, न केवल गा रहे हैं, बल्कि संगीत प्रेमी एक दूसरे को सुना भी रहे हैं। संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। वह समय रफ़ी साहब के लिए बहुत कठिन था। वे मुंबई की फिल्मी दुनिया की बेगानी गलियों में इस स्टूडियो से उस स्टूडियो के चक्कर काट रहे थे और अपने लिए गाने का मौका तलाश रहे थे, ढूंढ रहे थे, परेशान थे। कई बार ऐसा भी हुआ था कि वे जब किसी स्टूडियो के बुलावे पर वहां पहुंचे कि उन्हें बाहर से ही सुनने को मिल गया,
अब कल आना, तुम्हें कल सुनेंगे। लेकिन हताश नहीं होते थे रफ़ी साहब, यही उनकी खूबी थी। सब्र का बांध उनका नहीं टूटा। रफ़ी साहब के पास कल दोबारा घर से वहां यानी स्टूडियो तक आने के पैसे नहीं होते थे। ऐसे में वे कई बार स्टूडियो के सबसे नजदीक के रेलवे स्टेशन पर ही सोकर रात गुजार देते थे। जिंदगी किसी की भी हो, कभी आसान नहीं हुआ करती। रफ़ी साहब के सामने रहने, खाने, सोने का इंतजाम करने का सवाल पहले था। गाने की तो बाद में देखी जाती। लेकिन उनके बड़े भाई के दोस्त हमीद भाई रफ़ी साहब के शुरुआती संघर्ष में बहुत काम आए। उनका धैर्य नहीं टूटा। धीरे धीरे उनकी कोशिशें रंग लाई और दोनों को मोहम्मद अली रोड के प्रिंसेस बिल्डिंग में, जी हाँ, प्रिंसेस बिल्डिंग में किराए का एक मकान मिल गया। इसके मालिक सिराजुद्दीन अहमद बारी खुद सपरिवार बिल्डिंग के टॉप माले पर रहते थे। इसे इत्तेफाकी कहा जाएगा कि बाद में इन्हीं बारी साहब की बेटी बिल्किस बेगम सुरों के शहंशाह की हमसफर बन गई। 100 बार जन्म लेंगे। रफ़ी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो हमसफर खुद बनी। उन्होंने न कभी अपने पिता से आज्ञा ली, न किससे बात की। बिल्किस जी ने उनको पसंद कर लिया और दोनों की शादी हो गई। और इस तरह एक दिन उनकी मेहनत, संघर्ष और लगन ने उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचा ही दिया। 18 या 19 साल का एक बेहद सीधा सादा, मासूम और शर्मिला गायक मोहम्मद रफ़ी एक अनजान शहर मुंबई पहुंचे। इस दूर के मुसाफिर ने कई सालों तक संघर्ष करने के बाद इस सैगल टच गीत के साथ बॉलीवुड में एंट्री मारी। अरे दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी है। इस गीत को ध्यान से सुनेंगे तो आपको यह महसूस हो ही जाएगा कि इस गीत में पूरी तरह से सैगल साहब का टच है। यह गीत सन 1945 की है और फिल्म का नाम था गांव की गोरी। इसके बाद ही उनका गाया एक और गीत लोगों तक पहुंचा। फिल्म का नाम था जुगनू। गीत के बोल थे, वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया। और इस गीत की दूसरी लाइन सुनेंगे तो आप सुनते ही रह जाएंगे। जल्दी में लिपस्टिक भूल गए। जी हाँ, गौर से इस गीत को सुनिए। इस गीत में भी सैगल का टच साफ साफ दिखेगा। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा काम मिलता गया और कारवां आगे बढ़ता गया। हैरानी की बात तो यही है कि इस फिल्म में उन्होंने एक्टिंग करते हुए गाने भी गाए। आप उस गीत को खुद देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से गा रहे थे। रफ़ी साहब के गाने का एक्सप्रेशन देखकर यह साफ समझ में आ रहा है कि वह एक अच्छे एक्टर भी रहे हैं। जी हाँ, एक्टिंग में भी लोगों को मात दे सकते थे और इसका प्रमाण है वो इतने 70 एक्टरों के गाने को एक्टिंग करके जिस तरह से एक्सप्रेशन देते थे गाने में, उससे ये बात साबित होती है कि वो एक अच्छे एक्टर भी थे। न केवल गायकी बल्कि एक्टिंग में भी हाथ आजमाया था उन्होंने। दरअसल रफ़ी साहब ने लैला मजनू और जुगनू फिल्म में बतौर एक्टर काम किया था। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई और ताबड़तोड़ कमाई भी की। मोहम्मद रफ़ी ने ज्यादातर गाने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए। उन्होंने उनकी फिल्मों के लिए करीब 369 गाने गाए थे, जिनमें 186 या 187 सोलो गीत शामिल हैं। एग्जैक्टली गिनना संभव नहीं है, लेकिन लगभग इतने ही गाने हैं जो कि उनके सोलो गीत हैं। हाँ, ये सच है कि सैगल को उन्होंने शुरू में फॉलो किया। आप उनके गीतों को देखेंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक अलग स्टाइल इजाद की। हर एक्टर के अलग अलग अंदाज और आवाज की बारीकियों को उन्होंने अपने अंदर आत्मसात कर लिया और इस तरह कुछ ही सालों में इस दूर के मुसाफिर ने रातों रात अपनी एक अलग पहचान बना ली। उड़न खटोला के इस गीत को गाकर, ओ दूर के मुसाफिर। रफ़ी साहब का अनंत गीत है, किसका जिक्र करूं और किसका न करूं। उनका गाया कोई भी गीत हो, लगेगा कि यही उनका सर्वश्रेष्ठ गीत है। रफ़ी साहब के एक इंटरव्यू के अनुसार उन्होंने 26,000 गीत गाए हैं। यह बात उन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में स्वयं कही है। लेकिन विवाद है, कुछ लोग कहते हैं 5,000 गाए हैं, कुछ कहते हैं 25,000 गाए हैं।
लेकिन चूंकि रफी साहब कभी झूठ नहीं बोलते थे, उन पर हमें भरोसा है, इसलिए इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने 26,000 गाने गाए हैं। यहाँ हम उनके कुछ बेहद चर्चित गीतों का जिक्र जरूर करेंगे। हाँ, मेरी रफी साहब की किताब जो मैंने लगभग पूरी कर ली है, उनमें 1500 के आसपास चर्चित और सुपर डुपर हिट गीत जरूर समाहित हैं। अब सुनिए इस गीत को। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी इस गीत को सुनकर कोई भी प्रेमिका रिझ जाएगी। रफी साहब को इस फनी दुनिया से गए लगभग 42 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनका जादू बरकरार है। उनकी आवाज सुनते ही हम तरोताजा हो जाते हैं। बस अफसोस इस बात का है कि ये महान गायक बिना भारत रत्न के ही चला गया। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर किसी परदेशियों से कभी अखियां मिलाने की जरूरत नहीं की, और इसीलिए लोगों को भी यही संदेश उन्होंने दिया कि परदेसियों से न अखियां मिलाना, क्योंकि रफी साहब का मानना था कि परदेशियों से अखियां नहीं मिलाना चाहिए। परदेशियों को एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। इन गीतों के अलावा रफी साहब जिन प्रेम और रोमांस भरे गीतों से लोकप्रिय हुए थे, उनमें कुछ गीत ये भी हैं। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों। इस गीत में कोई नग्नता नहीं, कोई आइटम डांस नहीं, कोई सिक्स पैक एप्स नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई BFX नहीं, कोई बिग बजट नहीं। फिर भी वह अपनी आवाज के कशिश से संगीत प्रेमी और दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लाते थे। 61 साल बाद भी ये पंक्तियां आज सच हैं, चाहे समाज इसे स्वीकार करे या न करे। गुरुदत्त हमें यही बताना चाहते थे कि सच्चाई यही है। अगर मिल भी जाए तो क्या है। एक लीजेंड की कही गई बात आज भी अटल और अमर है। खोया खोया चांद, खुला आसमान, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, छलकाए जान। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। समय मिले तो इस गीत को आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे एक बार फिर देख लीजिएगा। दिल झूमने लगेगा और मन डांस की धुन और गायन में नाचने लगेगा। बड़ी मस्तानी है लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, रात के हम सफर, ये रेशमी जुल्फे, ये शर्ब, कौन है जो सपनों में आया, मैं कहीं कभी न बन जाऊं, जब तुम भुला न दोगे ये दुनिया, ये महफिल। अंग्रेजी कवि जॉन किट्स ने कहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये गीत हमेशा अमर और जीवंत रहेंगे और हम एक दूसरे को सुनते और सुनाते रहेंगे। एक दिन अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके ये गीत संगीत प्रेमियों के जीवन में गूंजता ही रहेगा, गूंजता ही रहेगा। रफी साहब को अपने करियर में कुल 6 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, जिनमें 5 पुरस्कार उनको हज जाने से पहले 1968 तक मिल गए थे। वे 5 गीत थे। 14वीं का चांद हो, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को चाहूंगा मैं तुझे साँझ, बहारों फूल बरसाओ मेरा दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुला। रफी साहब की आवाज में वो दर्द, बोल में वो दर्द, उफ, माइंड ब्लोइंग लाइंस एंड पिक्चराइजेशन, इसका कोई जवाब नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में सिर्फ मुकेश जी और तलत महमूद का नाम हुआ करता था। इन्हीं लोगों के गीत लोग सुनते थे। तब रफ़ी को कोई नहीं जानता था, रफ़ी साहब को कोई नहीं जानता था। लेकिन जब नौशाद ने फिल्म बैजू बावला के लिए रफ़ी साहब को मौका दिया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के साथ ही तुम सबकी जुबा पर छा जाओगे, और नौशाद साहब की बात सच साबित हुई।
उस जमाने से भले ही हम मुखातिब नहीं थे, लेकिन उस जमाने के गाने में जो रस था, जो कशिश थी, जो दर्द था, जो रवानियत थी, वो आज भी बरकरार है। रफ़ी साहब की दीवानगी मुझे लगता है कि कयामत तक रहेगी। बहारों फूल बरसाओ। आज वर्षों बाद भी यह गीत अच्छा लगता है। इतनी अच्छी आवाज और इतना अच्छा गीत, ये कलाकारों के सदा कर्जदार रहेंगे। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन। कोई शब्द नहीं है, यह मानव द्वारा संभव नहीं है। इस गीत को गाना संभव नहीं है। यह एक दिव्य आवाज है, ईश्वर प्रदत्त, मंत्र मुग्ध करने वाली आवाज। इतने सालों के बाद भी यह गीत अभी भी उतना ही ताजा है। सुनकर देखकर मन गदगद हो जाता है। जब मैं बच्चा था तब भी इसको सुनता था, और आज मैं 69 का हूं तब भी मैं इसे सुन रहा हूं। रफ़ी साहब की करिश्माई आवाज, SJ यानी शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक और दिल को छू लेने वाले बोल, क्या संयोजन है। लेकिन आज के गाने नो चांस, यानी इनको मौका देना ही बेकार है। ये मौके के काबिल ही नहीं है, क्योंकि ये सुनहरा दौर 40 साल पहले चला गया, अब मुझे नहीं लगता कि लौट के आने वाला है। उनके गाए कुछ और दर्द भरे रोमांटिक गीतों की झलकियां यहां मैं पेश करना चाहता हूं। रंग और नूर की बारात किसे जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो अगर बेवफा तुझको पहचान जाती। तकदीर का फसाना जा यार जिन्हें तुम इन सभी गीतों को सुनने के बाद आपको यह एहसास हो गया होगा कि इन गीतों में हर तरह के वैरायटीज हैं। चलिए अब कुछ और गीतों की झलकियां सुन लेते हैं। मिल गए हो तो ये जब जब बहार आई अपनी आँखों में बसा कर आज पुरानी राहों से आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। इस गीत को रफ़ी साहब के अलावा लता जी ने भी गाया है। हालांकि लता जी ने भी बहुत बढ़िया गाया है, लेकिन लोगों ने रफ़ी साहब के वर्जन को ज़्यादा पसंद किया। यही कारण है कि ये सभी गीत रफ़ी साहब के नाम से ही जाने जाते हैं और उन्हीं के नाम से मशहूर भी हैं। बहुत साल पहले मशहूर फिल्मी पत्रिका माधुरी में एक मराठी पत्रकार श्री अजीत प्रधान ने एक लेख लिखा था, गायन में महान कौन। हेडिंग था, गायन में महान कौन, रफ़ी साहब या लता दीदी। और उन्होंने गायन के विभिन्न मापदंडों और आवाज की खूबियों के पैमाने पर विश्लेषण करने के बाद यह साबित किया था कि रफ़ी साहब लता जी से ज़्यादा बड़े या महान सिंगर हैं। उन्हीं पैमानों में ये दो पहलू वाले गीत भी आते हैं जो कि केवल रफ़ी साहब के नाम से पहचाने जाते हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, गाने को याद करिए। इस गीत में भी आप देखिएगा जब रफ़ी साहब आते हैं तो पूरा मौसम खिल उठता है। जब रफ़ी साहब रोमांटिक होते हैं तो ये सभी गीत गाने लगते हैं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम जिया जिया कुछ बोल दो। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तुमने मुझे देखा। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गाने की शूटिंग से ठीक पहले, यानी तुमने मुझे देखा गाने की शूटिंग से ठीक पहले शम्मी कपूर को अपनी पत्नी के निधन की खबर मिली। शूटिंग रद्द कर दी गई और यह पहला गाना था जिसे शम्मी कपूर ने लगभग 3 महीने बाद, जब उनका शोक समाप्त हो गया, गाया। उस दिन शम्मी कपूर की एक्टिंग ने उस गीत के इमोशंस को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। रफ़ी साहब की जादुई आवाज ने गाने में उनके इमोशंस को पूरी दुनिया के सामने बेहतरीन तरीके से पेश किया। मुझे लगता है कि यह संभवतः R.D. बर्मन की अब तक की सबसे बेहतरीन रचनाओं में से एक है। चला हूं मैं गली गली। रफ़ी साहब ने 1962 में चीन के खिलाफ अपने गीतों के माध्यम से जंग लड़ी थी। आप चौंक गए होंगे
कि रफ़ी साहब कैसे जंग लड़ सकते हैं क्योंकि वो सिपाही नहीं है, आर्मी में नहीं है वो, पर ये सच है। दरअसल मोहम्मद रफ़ी चीन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जंग के मैदान पर गए थे। रफ़ी साहब की जीवनी के मुताबिक चीन ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो रफ़ी साहब 14,000 फुट की ऊंचाई स्थित सांगला गए थे और देशभक्ति के गीत गाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाया। उस ऊंचाई से उन्होंने हौसला का मशाल जलाया और सैनिकों को प्रेरित करने की कोशिश की। प्यार की राह दिखा दुनिया को। एक गहन देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए यह मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक है। भारत सरकार ने 1966 में रफ़ी साहब को पद्मश्री से सम्मानित किया, लेकिन सुरों का शहंशाह गाता ही चला जा रहा था कि अचानक 31 जुलाई 1980 का वह मनुष्य दिन यमदूत के रूप में सामने आकर खड़ा हो गया। उस यमदूत को देखते ही रफ़ी साहब को जबरदस्त हार्ट अटैक आया और वे सबको हैरत में डालकर रोता हुआ हम सबको छोड़कर दुनिया से बहुत दूर चले गए। उसके बाद एक ही आवाज गूंजती रह गई, जाने वालों जरा मुड़ के। जी हाँ, वो एक गायक से बढ़कर एक इंसान थे। एक इंसान हूँ मैं तुम्हारा। जी हाँ, एक इंसान जो कि शायद हम नहीं बन पाए, इसीलिए हम बात बात पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गलियाते रहते हैं। अनंत गीत, अनंत गीत आज संभव नहीं है इतने गीतों के बारे में बताना, क्योंकि किसी को लगेगा कि मैंने ये गीत छोड़ दिया तो किसी को लगेगा कि मैंने इस गीत का जिक्र ही नहीं किया। कुछ लोगों को लगेगा कि मुझे इस गीत के बारे में जानकारी नहीं है। नहीं सर, मुझे 5,000 से ज्यादा गीतों के बारे में जानकारी है। एक से बढ़कर एक गीत गाए रफ़ी साहब ने। 50 एपिसोड बनाने के बाद भी, जी हाँ, 50 एपिसोड बनाने के बाद भी मैं उन्हें समेट नहीं सकता, कोई भी समेट नहीं सकता। हाँ, यदि आप हमें सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको आगे का एपिसोड अपने आप ही मिल जाएगा। रफ़ी साहब के हिट और सुपर डुपर हिट गीतों को यहाँ समाहित करना नामुमकिन है। वीडियो जरूरत से ज्यादा लंबा होने के कारण आप भी सुनना नहीं चाहेंगे, इसलिए आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें, कमेंट भी कर दे प्लीज। प्रणाम।